हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BHIE 141, जिसमें आज हम चीनी राष्ट्रवाद का विकास को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह चीन के इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इस पर बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। अगर चीन के इतिहास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो आप देखना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो और भी अन्य वीडियो में अपलोड कर चुका हूं महत्वपूर्ण टॉपिक पे चीन के इतिहास के संदर्भ में। तो उन वीडियो को आप देख करके अपनी समझ को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे चीनी राष्ट्रवाद का विकास। जब हम चीन में राष्ट्रवाद की विकास को देखते हैं तो यह मुख्यतः हमें मंचू वंश, जो चीन में उस समय के शासक थे, उनके विरोध में तथा उसके जो साम्राज्यवाद हैं, उसके समय में जो साम्राज्यवादी थी, उसके विरोधी मुद्दों पर हमें चीन में राष्ट्रवाद का विकास होता हुआ दिखता है। वहीं हम देखें तो जो मंचू विरोधी भावनाएं हैं, जो इससे पूर्व कई तरह के विद्रोह हो चुके थे, और उसमें जो मंचू विरोधी भावनाएं थी वे बहुत लंबे समय तक चलती रहीं। चीन की जनता में मंचू वंश के खिलाफ विरोध की भावना थी। वहीं देखें तो जो बक्सर आंदोलन हुए थे, उसके आरंभ में जो मंचू विरोधी तत्व थे, जिन्होंने बक्सर आंदोलन को प्रारंभ किया था, उसे बढ़ाया था, उसे मजबूती दी थी, ऐसे जो लोग थे, ऐसे जो विचार थे, वे लंबे समय तक विद्यमान रहे, जो मंचू विरोधी के तौर पे कार्य करते रहे। और ऐसे देखें तो यह जो विचारधारा है मंचू शासन के विरोध में, वह धीरे धीरे चीन के बहुत बड़े जनसंख्या के स्तर पे फैल गया, चीन के विशाल हिस्से में फैल गया। और यह जो विरोध की भावना जो फैली, वह कारण भी था क्योंकि जो मंचू शासन थी वह एक तरह से निरंकुश शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। वो वहाँ के जो समस्या थी जनता के, उसके लिए समर्पित नहीं थी। तो इस वजह से देखा जाए तो मंचू जो शासक थे, निरंकुश शासक के तौर पे सिद्ध होते जा रहे थे। इसके खिलाफ आम जनता में तथा चीनी जो बुद्धिजीवी हैं, उनमें विरोध की भावना बढ़ती गई। इसके अलावा हम देखें, जब कुछ चीनी मध्यम वर्गीय लोग जो हैं शिक्षा के लिए अन्य देश में गए, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, अन्य देशों में गए, वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो अपने देश में आए तो अपने देश की तुलना अन्य देशों से करने लगे, तो उन्हें अपने देश की हालत बहुत ही ख़राब दिखी और इसके लिए वे सुधार का प्रयत्न करने लगे। इसमें मंचू शासक प्रशासन उदासीनता दिखाती रही। इससे आहत होकर लोगों के अंदर अपने देश में, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भावना जागी, इस प्रकार से हम चीनी राष्ट्रवाद को विकास होते हुए देखते हैं, चीनी राष्ट्रवाद का विकास होते हुए दिखते हैं लोगों के अंदर। इसी क्रम में देखें तो अमेरिका के वहीं देखें तो अमेरिका में जो है अप्रवास संबंधी जो कानून बने थे, उसके विरोध में भी जो चीन में सौदागर व्यापारी थे, वे चीन में जो सौदागर और व्यापारी थे, उन्होंने संघाई में अमेरिकी सामान का बहिष्कार किया। हुआ यूँ कि आरंभ में तो चीन के व्यक्ति वहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए तो कुछ कम स्तर पे गए, धीरे धीरे बहुत अधिक स्तर पर चीन के लोग वहाँ जाने लगे। इसके विरोध में अमेरिका जाने लगे, इंग्लैंड जाने लगे। इसके विरोध में वहाँ कुछ कानून बनाए गए, जिससे इनके वहाँ जाने पे एक प्रकार की रोक सी लग गई। उसके लिए कड़े नियम बनाए गए, जो उनको, चीनी लोग को वहाँ जाने में काफ़ी बाधा होती थी। इसके विरोध में जो है, जो चीनी सौदागर है, व्यापारी है, उन्होंने संघाई में अमेरिकी सामान का बहिष्कार कर दिया। वहीं अमेरिका के जो अप्रवास संबंधी कानून हैं, चीनी के विरुद्ध पक्षतापूर्ण था, जिसके लिए ये बहिष्कार किया गया। इस बहिष्कार आंदोलन में विद्यार्थी के साथ साथ जनता की भारी संख्या ने भाग लिया। ये जो राजनीतिक बहिष्कार थी, इसकी विशेषता यह थी कि इसमें जो चीन है, वे मात्र अपनी आर्थिक विशेषाधिकार का हनन के लिए ही प्रदर्शन नहीं कर रहा था, बल्कि जो आम जनता है, विद्यार्थी हैं,
वे राष्ट्र के प्रति जो अपनी वफादारी है उसको भी एक तरह से आत्मचेतना के रूप में प्रदर्शन कर रहे थे। तीन, जो विरोध था, इसमें हमें चीन में राष्ट्रवाद के विकास की भावना पनपते हुए दिखती है। इसके आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम देखें तो चीन का एक बड़ा आबादी भाग यह भी मानने लगा था कि अगर हमें चीन को बचाना है, चीन में हमें विकास लाना है, तो हमें जो मांचू वंश है उसका अंत करना चाहिए और इसके सहयोग के बिना ही हम चीन में विकास कर सकते हैं। ऐसा मानना अधिकतर चीन आबादी का हो चुका था 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। इसमें भी कई समूह थे। कुछ समूह ऐसे थे जो स्वयं को सुधारवादी कहता था और परिवर्तन करने का जो कार्य था वह धीरे धीरे करने तथा जो संवैधानिक नियम है या राजतंत्र जो समय चल रहा था उसके माध्यम से सुधार करने की बात करता था। वहीं जो दूसरा समूह था वह अक्सर स्वयं को, जिसे हम कह सकते हैं कि वो क्रांतिकारी थे। ऐसे दूसरे समूह जो क्रांतिकारी थे, उसने ऐसे राजनीतिक परिवर्तन को प्रचारित किया जिसमें मंचुओं एवं साम्राज्य की राजतंत्रीय व्यवस्था की किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं थी। वो यानी कि चीन का विकास चाह रहे थे, चीन में परिवर्तन लाना चाहते थे, पर वो मंचू शासन का अंत भी करना चाहते थे। इसके अलावा देखें तो कुछ प्रमुख सुधारक भी हुए जो चीन में, जिनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस तरह के राष्ट्रवादी भावना के विकास में, लोगों के मन में विकास करने के लिए, उनके अंदर राष्ट्र भावना जगाने के लिए ऐसे सुधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इसमें अगर हम देखें तो लियांग कीचाओ एक महत्वपूर्ण सुधारवादी थे। वे जो कांग थे, इससे पहले की वीडियो हमने कांग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। कांग जो समाज सुधारक थे, वे उनके घनिष्ठतम सहयोगी भी थे और शिष्य भी थे। लियांग जो है कांग यू के सहयोगी भी थे और उनके शिष्य भी थे। अगर लियांग की जन्म के बारे में देख लें तो इनका जन्म 1873 में कैंटेन में हुआ था। 1898 के सुधार आंदोलन की असफलता के बाद लियांग कांग के साथ जापान भाग गया था। ऐसी कुछ घटना घटी थी जब 1898 में सुधार आंदोलन की गई थी, तो उस समय वे असफल रहे और इस कारण से वे जापान चले गए। लियांग एक बहुमुखी लेखक और निबंधकार थे। लियांग का अपने समय की संपूर्ण चीनी युवा पीढ़ी पर बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके विचारों का चीनी युवा पीढ़ी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था युवाओं के बीच में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए। वहीं अन्य कुछ क्रांतिकारी को देखें तो सन यातसेन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सान यातसेन को अधिक मूलगामी राजनीतिक परिवर्तन की प्रवृत्ति के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। यान यातसेन ने न केवल चीन सरकार को उखाड़ फेंकने की मांग की थी, बल्कि वो चाहते थे कि साम्राज्य की संस्थाओं की समाप्ति भी कर दी जाए। जो जिंग सरकार है उसको उखाड़ के फेंक दिया जाए, बल्कि उसके जो साम्राज्यवादी जो संस्थान है, जो विदेशी आके यहाँ पे अपने साम्राज्य को स्थापित की है, उनकी संस्थाओं को भी यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। वो इतने प्रबल क्रांतिकारी के रूप में उभर कर आए और उनकी आम जनता के ऊपर काफ़ी अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं देखें तो लियांग की ही भांति जो सन यातसेन हैं, उनका भी जन्म एक धनी कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने लुलु और हांगकांग में शिक्षा प्राप्त की और पश्चिमी विधि में डॉक्टर के प्रशिक्षण को प्राप्त किया था। वह ताइपिंग विद्रोह एवं जो गुप्त संस्थान थे उसके प्रबल समर्थक थे। जो ताइपिंग विद्रोह हुए थे और जो कुछ गुप्त संस्थान जो चीन में रहकर इन जिंग सरकार के विरुद्ध और साम्राज्यवादी
शक्तियों के विरुद्ध जो कार्य कर रही थी उसके ये समर्थक थे। इन्होंने 1895 में झिंग के विरुद्ध एक विद्रोह को संगठित करने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। लेकिन इन सभी प्रयासों से चीन में जो राष्ट्रवादी भावना थी वह लोगों में जागृत हुई। इस प्रकार के घटनाक्रम से हमें चीन में राष्ट्रवाद का विकास होते हुए दिखता है और इस तरह विकास को हम चीन में राष्ट्रवादी विकास को समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने चीन राष्ट्रवाद के विकास को पढ़ा और समझा। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर